अभी आप यहाँ पर आप दिख रहे हैं, लेकिन अलवर के जो बाकी जो नेता हैं, विधायक हैं, वो नहीं दिख रहे। क्या वजह लग रही है? क्या वो मैडम के साथ हैं या कुछ गुटबाजी है? सुनने में ऐसे आया है। देखिए, डबलिंग होगी इस देश में। अब ये लोग ये सोच रहे हैं, जो अवसरवादी लोग हैं जी, हम लोग अवसरवादियों को नेता बना लेते हैं चुन चुन करके। अब वो अवसरवादी अब डर ये रहे हैं कि टिकट वसुंधरा जी बांटेंगी या टिकट पूनिया जी बांटेगा या टिकट शेखावत जी बांटेंगे या टिकट मेघवाल जी बांटेंगे। तो मेघवाल जी से मिलेंगे तो लाल कुर्ता मिल लेंगे, ये शेखावत जी से मिल लेंगे तो फेटा लगा के मिलते हैं ये लोग, वसुंधरा जी से मिलते हैं तो बुक्के लेके जाके मिलते हैं। ये गिरगिट की तरह नेता रंग बदलते हैं, स्पष्टवादी नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मैं इस समय मौजूद हूं अलवर के सर्किट हाउस में। तो आप देख सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जैसा कि सूचना मिली है और कल विदित था कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता कहें या पूर्व मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जी यहाँ पर अलवर पहुँचने वाली हैं और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगी, उनसे मिलेंगी और लगभग 1.5 साल बाद राज्य के अंदर चुनाव होने वाला है। क्या करवट बदलेगा चुनाव में? क्या इस बार कांग्रेस अपनी जो दावेदारी पुख्ता कर पाएगी या हर बार की तरह जो वर्तमान में सरकार है वो हारेगी या बीजेपी जीतेगी? इसी के परिप्रेक्ष्य में और इसी के तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से। मेरे साथ यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता हैं। रोहतास जी हैं, बानसूर से आते हैं, पूर्व मंत्री हैं। बुला लो ना सबको, भीड़ बुला लीजिए एक। अरे एक बार आ जाओ। बिल्कुल बुला रहे हैं तमाम कार्यकर्ताओं को, पूरा इनके चाहने वाले और तमाम वो लोग यहाँ पर आए हैं। कुछ ही पलों में बिल्कुल सूचना है कि कुछ ही पलों के अंदर वसुंधरा राजे जी पहुंचने वाली हैं अलवर के सर्किट हाउस में। और ये जो पूरी कार्यकर्ताओं की जो हुजूम है, भीड़ है, ये वही है कि आज वो उनसे मिलना चाहते हैं और साथ ही जो भी राज्य के अंदर परिवर्तन की जो दरकार है, जैसा कि बीजेपी के कार्यकर्ता चाहते हैं, उसी के दरमियान आज सब बात करेंगे। सर, कुछ ही पलों के अंदर मैडम पहुँचने वाली हैं, क्या लगता है कि इस बार बाजी पलटेगी? निश्चित तौर पर बाजी पलटेगी। कांग्रेस में कोई लीडर नहीं है, लीडरलेस पार्टी हो गई। राजस्थान के विधायकों की, कांग्रेस के विधायकों की हालत यह है कि मेंढक की तरह से हैं। उनको एक पलड़े में 2 मिनट के लिए बैठा दो, जैसे ही मुख्यमंत्री मुंह फेरते फुदक कर बाहर चले जाते हैं और वापस जब आते हैं, जब बार्गेनिंग करते हैं, उनके कामकाज रुके हुए निकलाने का काम कर रहे हैं। आज किसी का भी कांग्रेस में ये सोच नहीं है कि बिजली पानी की समस्या का किस तरह समाधान किया जाए। और चंबल का पानी अलवर ज़िले, जो 17 ज़िलों में जो शामिल है, तो हमारे ज़िले का कोई ध्यान नहीं है, किसी भी ज़िले का ध्यान नहीं। 42,000 करोड़ की स्कीम थी, वसुंधरा जी ने बड़ी मेहनत करके उसकी DPR तक तैयार कर दी थी, परंतु कांग्रेस के जू नहीं रेंग रही और उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को राजी करने के लिए 1.5 करोड़ मुफ्त सेल फोन बांटने की घोषणा की है कि 1.5 करोड़ महिलाओं को हम सेल देंगे। हम मुख्यमंत्री जी को जनता के बीच जाते नहीं, MLA को पटाने में समय व्यतीत कर देते हैं। अगर जनता के बीच में जाएं तो पता लगे कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारी महिलाओं को पानी की है, पानी की बड़ी किल्लत है। अगर ये रुपया इसमें ईस्टर्न कैनाल में ये रुपया दे देते तो कम से कम काम तो आगे बढ़ता जी। लेकिन इसमें भी बड़ा सवाल जवाब है। जो गजेंद्र सिंह जो सिंचाई मंत्री हैं, उनसे भी कहा कि जो स्वीकृति मिलनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिल पाई है केंद्र से। कई देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मैं किसी को माफ़ नहीं करता, गलत है तो गलत है।
इसमें गजेंद्र सिंह जी राजस्थान के हैं, उनको दिल्ली से नहीं दबना चाहिए। सिंचाई मंत्री है और कैबिनेट मंत्री है, उनको प्रधानमंत्री से लड़के हमारी ईस्टर्न कैनाल योजना के लिए लड़ना चाहिए। और यहाँ तक अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं कहता ये इस्तीफा डांटो। अगर मैं सिंचाई मंत्री हूँ, मैं राजस्थान में क्या शक्ल दिखाऊंगा। पर किसी के किस्सा कुर्सी का के अलावा किसी को कोई चिंता नहीं। राजस्थान की जनता को यहाँ पानी मिलना चाहिए। सौभाग्य था, हम तो अच्छा समझ रहे थे गजेंद्र सिंह जी पानी के मंत्री हैं तो पानी तो राजस्थान में आ ही जाएगा, पर कोई परसुएंस नहीं। हमारे बीजेपी के सांसदों को भी मैं कोई उनको बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं करूंगा। नहीं, सारे मिलकर 25 हमारा प्रधानमंत्री इतना योग्य प्रधानमंत्री है, जन समस्याओं के लिए तत्पर है, समाधान करना चाहता है। पर एमपी अगली टिकट पकाने के लिए कोई पानी की मांग ही नहीं कर रहा। कोई दिल्ली में लोकसभा में नहीं बोल रहा, कोई मांग नहीं कर रहा। ये देश के दुर्भाग्य है। खासतौर पे जो अलवर है, दौसा है, करौली है और धौलपुर है, ये बहुत डार्क जोन में है। अलवर भी एक डार्क जोन में आ रहा है लगभग। तो मुझे लगता है कि पानी की जो मूल समस्या है, हर दिन महिलाएं सड़क रोक रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो पानी का वितरण और आपने जो कहा कि जो ईस्टर्न कैनाल जो योजना है उसको लेकर केंद्र सरकार को और ख़ास तौर पे जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, उनको भी गंभीर होना पड़ेगा। क्या मुद्दा आप आज वसुंधरा जी के सामने उठाएंगे? निश्चित तौर पर हम तो रोज उठाते हैं। वसुंधरा जी ने मुझे इस समस्या का समाधान करने के लिए पानी के महकमे का कैबिनेट दर्जा दे करके चेयरमैन बनाया था। हमने भाग दौड़ करके डीपीआर तैयार कराई, सारा काम गया। दुर्भाग्य से जनता ने हमको हरा दिया, हम बैठ गए। हम तो तत्पर हैं कि पानी पहले चाहिए। हमारी पार्टी बीजेपी का मुख्य उद्देश्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी किताब में लिखा है कि पानी के बिना सब सुनना है। राज वही चल सकता है, अच्छा राज वही चल सकता है जिसमें किसान खुश हो, किसान की आमदनी डबल हो और नदियों का पानी रोक करके और उनको सूखी धरती में प्रवाह कराया जाए, ये राज का कर्तव्य है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने पंडित जी की बात को मानते हुए उन्होंने मंत्रालय भी खोल दिया, पर दुर्भाग्य की बात है कि आज तक कोई काम नहीं हो पाया। अभी आप यहाँ पर आप दिख रहे हैं, लेकिन अलवर के जो बाकी जो नेता हैं, विधायक हैं, वो नहीं दिख रहे। क्या वजह लग रही है? क्या वो मैडम के साथ हैं या कुछ गुटबाजी है? सुनने में ऐसे आया है। देखिए, डबलिंग होगी इस देश में। अब ये लोग ये सोच रहे हैं, जो अवसरवादी लोग हैं जी, हम लोग अवसरवादियों को नेता बना लेते हैं चुन चुन करके। अब वो अवसरवादी अब डर ये रहे हैं कि टिकट वसुंधरा जी बांटेंगी या टिकट पूनिया जी बांटेगा या टिकट शेखावत जी बांटेंगे या टिकट मेघवाल जी बांटेंगे। तो मेघवाल जी से मिलेंगे तो लाल कुर्ता मिल लेंगे, ये शेखावत जी से मिल लेंगे तो फेटा लगा के मिलते हैं ये लोग, वसुंधरा जी से मिलते हैं तो बुक्के लेके जाके मिलते हैं। ये गिरगिट की तरह नेता रंग बदलते हैं, स्पष्टवादी नहीं है। लेकिन जो जनता है, जो आपको अगले साल जो चुनाव होने वाला है, उसकी बड़ी आस है कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए राजनीति में। सब चाहते हैं परिवर्तन होना चाहिए। बिजली और पानी की समस्या मेन समस्या, अगर किसान को आपने राजी कर दिया तो सब खुशहाल हो गए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, इसका समाधान होना ही चाहिए। अलवर में खासतौर पर लगातार घटनाएं ऐसे देखने को मिली हैं, दलित एट्रोसिटी को भी लेकर भी, और कई एट्रोसिटीज जो लगातार घटनाएं हुई हैं। प्रशासन को जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके बारे में क्या कहेंगे? वकील साहब खुद यहाँ पर खड़े हैं। देखो, वकील साहब भी खड़े हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, हमारा जो संविधान बना वो ब्रिटिश संविधान की नकल है। अंबेडकर जी ने बड़ा सोच समझ करके और भारत के अनुरूप उसको बनाने की कोशिश की। अब दुर्भाग्य है, जैसे राजकार्य में बाधा, हमारे किसान का ट्रांसफार्मर अगर नहीं बदला जाता है, बिजली का कनेक्शन टाइम पर नहीं लगता है, पानी नहीं आ रहा है, तो किसान आंदोलित होकर के गुस्सा भी आ जाता है, तो उस पर राज कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज होता है। ये अंग्रेजों का जमाने का कानून है। इस कानून को बदलना चाहिए। अगर हमको मौका कभी मिला तो हम इस कानून के खिलाफ सख्ती से जो है इसकी खिलाफत करेंगे। इसमें ये नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि सरकारी कर्मचारियों को दबाया जाए। कानून ऐसा बनना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आंदोलन कर दिया तो राजकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। एक अधिकार है लोकतंत्र में, लोकतंत्र में एक अधिकार है, और उनकी यूनियनें बनी हुई है और किसानों की यूनियन है नहीं, तो किसान पिसता है, उस पर तो मुकदमा दर्ज हो जाता है, वो तो रोता फिरता रहता है। तो इसलिए इस कानून में सशर्त संशोधन होना चाहिए कि किसान को भी एजिटेशन करने का हक हो और सरकारी कर्मचारी को भी। बात किसान की आती है। किसान आंदोलन को, कृषि कानून को लेकर लगभग 1.5 साल तक किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे रहे।
आखिर में केंद्र सरकार को बैकफुट पर या उसको मानना पड़ा। क्या आपको लगता है कि किसानों की बात सरकार पहले सुन लेती तो उतने जो शहादत हुई थी? देखो, मैं इंडिविजुअल नहीं जाऊंगा, किसी पार्टी को कोसूंगा नहीं। आप भी खुद मैं एक मुद्दे की बात कहना चाहता हूं कि भारत की डेमोक्रेसी में, वर्ल्ड की डेमोक्रेसी में अगर एकल व्यक्ति फैसला करेगा तो इस तरह की भ्रांतियां आएंगी, इस तरह के आंदोलन होते रहेंगे, कोई निराकरण नहीं। अगर कैबिनेट फैसला होगा, हम भैरू सिंह शेखावत के चेले हैं। भैरू सिंह जी ने हमको एक बात सिखाई, चाहे पार्टी का पक्ष का फैसला हो चाहे पार्टी के खिलाफ हो, जनहित में नहीं है तो उसका विरोध करो। जनहित की बात अगर जनहित में नहीं है तो उसका विरोध करो। हमारे गुरु भैरू सिंह शेखावत, उन्होंने हमको ये सिखाया कि जनहित में हो तो खिलाफ करो। तो किसान आंदोलित रहे, ये दुर्भाग्य की बात है। उनसे बात करनी चाहिए थी और उनका हल निकालना चाहिए था। ये मेरा पर्सनल व्यू है। अग्निपथ योजना को लेकर मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी हैं सब किसान परिवार से है और इन्हीं के बच्चे भाई जवान यानी कि आर्मी में जाते हैं। उस योजना के बारे में डिप्लोमेटिक आंसर देंगे या स्पष्ट आंसर देंगे आप? नहीं, मैं तो स्पष्ट ही बोलता हूँ। बोलिए। कभी मैंने डिप्लोमेटिक बहुत अभी तक भी उस पर क्या लग रहा है? नहीं, क्या है अग्नि? बोलिए, क्योंकि किसान ये देखिए मेरी बात सुनिए। कोई भी युवा, उसकी यंग उम्र कम से कम 35-40 साल की उम्र तक वो यंग रहता है। नई नई शादी होती है, बच्चे भी होते हैं, घूमने का भी मन करता है, जाने का भी मन करता है। अब उस बच्चे की 21 साल में 19 साल में शादी होगी। अब उसके वो जीवन के सपने 4 साल के लिए तो नहीं देखे ना, वो तो जीवन के सपने 40-45 साल यंग एज में जीऊंगा, फिर मैच्योर होके बच्चों का पालन पोषण करूंगा। मतलब 60 साल तक नौकरी करना और फौज में 45-50 साल तक नौकरी करना हर नौजवान का सपना है और होना भी चाहिए। तो मोदी जी को चाहिए कि इसमें जरा बच्चों के भविष्य को देखते हुए अमेंडमेंट की जरूरत है तो अमेंडमेंट करे, फैसला करे। मैं अभी एक जनरल साहब से मिला था, अभी 4 दिन पहले, लेफ्टिनेंट जनरल थे, खाने पर मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि 4 साल में दुर्भाग्य की बात है कि 4 साल में फौजी बनता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि फौज में हम भर्ती हुए और आज तक हम पूरे भारत की जो थ्रेटनिंग्स है, जैसे चाइना से हमारी थ्रेटनिंग है, जैसे पाकिस्तान से हमको थ्रेटनिंग है, तो इन बॉर्डरों को जानने के लिए बड़ा समय लगता है। अब हम लड़ाई लड़ रहे हैं जमीन पर। कारगिल में हमारे साथ बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि दुश्मन ऊपर था और हम नीचे थे। हम गोली चलाएं तो टारगेट फिट नहीं होता, उनका एक पत्थर से हम घायल हो जाते थे। तो ये सब ट्रेनिंग की जरूरत है। उन्होंने कहा सोल्जर एक दिन में नहीं बनता, वो भारत माँ का बेटा है, सपूत है, वो अपने देश की रक्षा के लिए ट्रेनिंग लेने में इंटरेस्टेड है। वो कहते 2 महीने की छुट्टी तो हो जाएगी, बाद में जाएंगे, पहले ट्रेनिंग लेंगे। तो उनका कहने का अर्थ ये था कि 4 साल में ट्रेनिंग सैनिक की, भारत माँ के लाडले वीर की, जो उनके रोम रोम में भारत माँ की रक्षा का सूत्र पिरोया हुआ है, बंधा हुआ है, वो 4 साल में पूरा नहीं होता। आखिरी में किन मुद्दों को लेकर आप वसुंधरा जी को, जो ओवरऑल कौन कौन से मुद्दे हैं? आपने पानी की बात कही, लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, और कौन से मुद्दे हैं जिसको बात? देखिए, मैं साफ हूँ, मैं कोई बीजेपी का स्पोक्समैन नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस का स्पोक्समैन। मैं कार्यकर्ता हूँ, तो मैं मेरे मन की बात कहता हूँ और मेरे मन का जो सोच है वो कहता हूँ। अब इस देश में बहुत सारे नेता हैं, सबका अपना अपना सोच है, पर कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसान की आमदनी हम दुगनी कर देंगे 2022 में। ठीक है। उन्होंने पहले, भारतीय जनता पार्टी में पहले एक बात आई थी कि इतना रुपया विदेशों में ये चोरों ने भारत का रुपया उड़ा के जमा किया, स्विस बैंक में जमा किया है। और बाबा रामदेव और सारे ये कहते थे कि 17 लाख रुपया प्रत्येक आदमी के हिस्से में आएंगे अगर हमारा राज बदलेगा तो। भाई 17 पैसे भी नहीं आए दादा, 17 पैसे भी नहीं आए। तो कथनी और करनी में सरकारों का नहीं जाने क्यों, कथनी और करने में सबका ही अंतर है। जो आप जो जवाब दे रहे हैं, ये जवाब मुझे लगता है कि मौजूदा जो केंद्र सरकार है जिस पार्टी के आप हैं, उसके मुझे लग रहा है थोड़ा सा तो अलग है। ये सब पे लागू नहीं होता है मेरा जवाब। नहीं, सब पे लागू होता है मेरा जवाब, कोई किसी पार्टी विशेष पे लागू नहीं होता। मुखर हो क्या बोल रहे हैं? मैं मुखर होके नहीं बोल रहा, मैं सही बोल रहा हूँ। जो है, हमारे 4 वादे थे कोरोना के बाद, हमको पैकेज मिले, आपको पता है।
20,000 करोड़ का पैकेज मिला कि सिख इंडस्ट्रियों को जो है ना हम डेवलप करेंगे। एक भी सिख इंडस्ट्री डेवलप हुई क्या? 20,000 करोड़ रुपया कहाँ गया, उसका क्या हो, इसको कौन हिसाब देगा? कोरोना में हमारे पास लोगों ने, किसानों ने चंदा दे दे करके पीएम फंड में पैसा दिया। एसडी और क्षेत्र के नेता जो भी थे वो खा गए, उनका कोई हिसाब नहीं। हमारे लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिली कोरोना, हमारे लोगों को दवाइयाँ नहीं मिली। तो मतलब सरकार, जो कोई भी सरकार हो, जो कहती है वो करती नहीं, और करने वाला ही आदमी चाहिए। और उसमें सरकारों का भी दोष नहीं, हम सब का भी दोष है। हम सब का बड़ा दोष है, हम योग्य व्यक्ति को चुनने में भूल कर जाते हैं, जाति विशेष की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से। लेकिन और तो और दारू से भी बदल जाता है वोट। ये बड़ी विडंबना की बात है। रोहतास जी, आपको मालूम है कि जानते ही हैं कि भारत में जो राजनीति है, विकास की बात होती है लेकिन आखिरी में जाति पे आकर ठहर जाती है। ये सच्चाई है? ये कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन अब युवा पीढ़ी, अब नए बच्चे आ गए हैं, बच्चों में अब सोच भी ज्यादा है, सब कुछ है, वो जाति पर आकर टिक जाती है। वो बड़ा सवाल है। ये हमारी लोकतांत्रिक जात पात इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, खासतौर से हिंदुस्तान में एक बड़ा फैक्टर है, और इससे परिणाम भी अच्छे नहीं आते। अगर जात पात से उठ करके अगर मतदाता वोट डालता है तो सही मायने में जो हमारा संविधान है और संवैधानिक व्यवस्था है उनका सही पालन होगा और देश तरक्की करेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर अटल बिहारी वाजपेयी को इस देश में एक चांस अगर मिल जाता तो सबसे बड़ा पानी की समस्या वो हल कर जाते, ये बात तय है, निश्चित है। और उन्होंने क्या रूपरेखा बनाई, क्या योजना बनाई, नदियों को जोड़ने वो सबको पता है, सर्वविदित है। आज वो योजना इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, तो ये नेताओं की कमी है। कोई लोकसभा में बोलता नहीं, कोई विधानसभा में बोलता नहीं, हुल्लड़बाजी चलते, पढ़ के जाते नहीं, विषय पर उनकी पकड़ नहीं है, होमवर्क कोई करता नहीं, बदलियों की मिनिस्टर जवाब देते रहते हैं और एमएलए उनको कागज पकड़ाते रहते हैं, लो मेरे बदली कर दे, मेरा ये कर दे। यूँ ना करे, महत्वपूर्ण बहस है, इसमें हिस्सा ले रहा है, इसको बोलने दो। कंसेप्ट नहीं रहा। लोकसभा और विधानसभाओं में बिल बिना बहस के पास होते। ये भैरव सिंह जी ने इस पर स्टॉप लगाया। उन्होंने, हमने देखा 5 साल हमने उनके साथ काम किया, वो बिना बहस के कोई बिल था उसको डेफर कर देते थे, एक भी बिल पास नहीं। सही बात है, बहस होनी चाहिए। और अब रोज बिल बिना बहस के पास होते, तो डेमोक्रेसी में फिर एक आदमी का राज थोड़ी है। दोनों तरफ है, विधानसभा में लोकसभा में स्थिति है या सेम कोई हल नहीं निकालते, कोई ढंग से कारगर कदम नहीं। मैडम का बड़ा डर भय था ब्यूरोक्रेसी पर। किसानों के लिए उनके टाइम में उन्होंने कहा कि 24 घंटे में हम ट्रांसफार्मर बदल देंगे, किसान को आंदोलित होने की जरूरत नहीं है। 100 सरकारी काम में बाधा का केस रजिस्टर नहीं होता था उनके टाइम में, और बदल दिया जाता था। तो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए, और पॉलिसी बनाए तो किसान क्यों बिजली बोर्ड के दफ्तर जाएगा? अपने आप काम करे, रूटीन में काम। आज अमेरिका की डेमोक्रेसी में क्या है, कोई एमपी को जानता नहीं, कोई एमएलए को जानता नहीं, काम हो रहे हैं सिस्टमेटिक ढंग। हमारे यहाँ नहीं हो रहे। दुबई जैसे छोटे कंट्री में आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं, एक टोकन ले आओ और आपके पास मैसेज आएगा, आपका काम हो गया, ले जाओ। ये वन विंडो सिस्टम भारत में क्यों नहीं होता? जबकि कितने मुख्यमंत्रियों ने रोज, हमारे राजस्थान में मैं 40 साल से देख रहा हूँ, सब मुख्यमंत्री विंडो सिस्टम की बात करते हैं, सिंगल विंडो। और वो सिंगल विंडो की बजाय 50 विंडो है। पहले ये इनकन जाओ पैसा दो, JN जाओ पैसा दो, एक्शन पैसा दो, एडिशनल चीफ के पास पैसा जाओ, सरकार के पास भी जाओ, पैसा ही पैसा, पैसा ही, करप्शन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहतास जी ने बेबाक होकर अपनी बात बोली है। वसुंधरा जी पहुंचने वाली हैं और जो भी अपने ग्रीवेंस हैं और कार्यकर्ताओं की जो समस्या हैं, उन तमाम समस्याओं को लेकर आज कार्यकर्ता मुखर होकर वसुंधरा जी के सामने वो अपनी बात रखेंगे। और उन्होंने कहा कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो हमारी चुनाव प्रणाली है उसमें भी सुधार होना चाहिए, और जातीय व्यवस्था का जो सवाल है, जाति आधारित जो हमारी राजनीति हो रही है उस पर भी सवाल है। लेकिन ये भारत की सच्चाई है, भारत को दूसरे देशों के तुलना पे नहीं नाप सकते, क्योंकि भारत का जो पूरी व्यवस्था है बिल्कुल अलग है। लेकिन हम ही इसे ठीक कर सब पाएंगे। कुछ ही पलों में वसुंधरा जी यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पर जयकारे होंगे, और क्या क्या योजनाओं पर बात होगी
ये और क्या क्या संभावनाओं में बात होगी, हम उनसे भी बात करेंगे। दीजिए डॉक्टर महेश वर्मा को इजाजत, शुक्रिया।